Namaskar and welcome to this week's Cyber Safe Live, brought to you by Cyber Dost I4C Ministry of Home Affairs. आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साइबर क्राइम केस पर बात करने वाले हैं और जिसका नाम है फ्रॉड इन द नेम ऑफ गवर्नमेंट स्कीम, जिसमें साइबर क्रिमिनल ने लोगों के पर्सनल डॉक्यूमेंट का मिस यूज करके वेलफेयर फंड को निकाला। इस पूरे केस को एक्सपोज किया है हमारी झालावाड़ पुलिस ने और आज हमारे साथ हैं श्री अमित बुदानिया सर, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस झालावाड़ राजस्थान, जिन्होंने इस ऑपरेशन को लीड भी किया। सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू। एंड सर, मेरा पहला आपसे सवाल है, सर आपको सबसे पहले इस केस में रेड फ्लैग क्या मिला? 8 अगस्त को हमें एक गोपनीय परिवाद प्राप्त हुआ। उस गोपनीय परिवाद एसपी कार्यालय प्राप्त हुआ और साइबर थाने में प्राप्त हुआ। उसमें कुछ गंभीर सूचनाएं लिखी हुई थी। हमारे इलाके का कोई व्यक्ति था आसिफ, उसके बारे में इंफॉर्मेशन थी कि कहीं ना कहीं वो साइबर फ्रॉड, ऐसे फ्रॉड में संलिप्त है जिसमें सरकारी योजनाओं का गबन हो रहा है और वो पैसे जो लाभार्थी के खाते में जाने चाहिए उसमें या तो गलत व्यक्तियों को लाभार्थी के तौर पे जोड़ा जा रहा है या जो मूल लाभार्थी है उसका पैसा दूसरे अकाउंट्स में साइफन ऑफ हो रहा है। जब ये सूचना प्राप्त हुई तो हमने लगभग 1.5-2 महीने तक भीतर ही भीतर उस पूरी गैंग के ऊपर होमवर्क किया, उनके सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के ऊपर होमवर्क किया, उनका सीडीआर एनालिसिस किया, पूरी गैंग के सारे की चैनल्स हैं, डॉट्स हैं, उनको आइडेंटिफाई किया। फिर एक संयुक्त टीम बनाकर हम लोगों ने और उस पर रेड कारित की, जिसमें हमारे कांस्टेबल थे रवि और सुमित। शुरू में रवि को ये कार्य सौंपा गया कि पूरी गैंग के बारे में जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और टेक्निकल एनालिसिस वो करें। बाद में सुमित उनके साथ जुड़े और इन दोनों ही कांस्टेबल्स ने लगातार इस गैंग का जो लगभग 1.5-2 महीने का होमवर्क चला उस पर लगातार इनकी डॉट्स कनेक्ट की, इनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में जो अजीब चीजें दिख रही थी उनको वेरीफाई करने की कोशिश की और उनको जोड़ने की कोशिश की। उसके बाद ये मुकदमा दर्ज हुआ। बिल्कुल सर। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपको कैसे पता चला कि बेनिफिशियरी के डॉक्यूमेंट्स जो है उनका मिसयूज हो रहा है? जब हमने ये पूरा जब वेरीफाई हो गया कि इस तरह गैंग के रूप में ऑपरेट कर रहे हैं तो हमने लगभग 70 टीमों का गठन किया। 30 टीमें हमने बनाई इन संदिग्ध आरोपियों को तलाश करने के लिए, उनके उपकरण जब्त करने के लिए, उनकी गिरफ्तारी के लिए। 30 सपोर्ट टीम बनाई हमने कि अगर मुख्य टीम से कहीं टारगेट मिस हो जाता है तो दूसरी टीम उसको सपोर्ट करे। जब इनकी गिरफ्तारियां हुई और जब इनसे जो दस्तावेजों की जब्तियां हुई तो इनके पास में भारी संख्या में उस वक्त लोगों के डॉक्यूमेंट्स मिले, निजी जो दस्तावेज हैं, बैंक इत्यादि की डिटेल्स हैं, जो हजारों की संख्या में थी, बाद में बढ़ते बढ़ते जो है वो लाखों की संख्या में हो गई। शुरू में हमें जो अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन आई वो करीब करीब 10,000 के आसपास थी। उसके बाद में ये आंकड़ा बढ़ते बढ़ते आज के दिनांक तक 10 लाख से ऊपर चला गया। तो इतनी बड़ी संख्या में लोगों के अकाउंट्स डिटेल्स, उनकी निजी डिटेल, उनकी अन्य डिटेल, उनके भूमि संबंधी डिटेल और उनके आवास संबंधी डिटेल, बैंक अकाउंट, खाते इत्यादि सारी डिटेल प्राप्त होने पे पता चला कि बड़े ही संगठित तौर पर ये गैंग और अन्य साथी गैंग इस तरह ऑपरेट कर रहे हैं। सर, मैं एक बार बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देना चाहूंगा थैंक कि यू। आपने इस केस को। सर, मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है कि स्कैमर ने विक्टिम के डॉक्यूमेंट को एक्सेस किस तरीके से? जैसा कि हम सबको विदित है कि बहुत सारी जो सरकारी योजनाएं हैं इसमें जो अगर हम देखें कि कैसे हुआ ये साइबर स्कैम, तो इसके दो पक्ष थे। एक पक्ष वो था जिसमें जो मूल लाभार्थी है, जो व्यक्ति को वेलफेयर स्कीम का पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि वो दस्तावेज, वो चीजें, बहुत सारी चीजें ओपन पोर्टल पे उपलब्ध हैं, वहां इन्होंने उनकी डिटेल्स को देखा और उसके उन्होंने उनके अकाउंट नंबर चेंज करके म्यूल अकाउंट्स अटैच करने शुरू किए। उसमें जो भी टेक्निकल इन्होंने गड़बड़ियां की उनको हमने आइडेंटिफाई किया और उनको बंद कराने की के लिए सरकार को लिखा और सरकार के स्तर पे बात चल रही। दूसरा, इन्होंने जो व्यक्ति लाभार्थी नहीं है उसको अपात्र व्यक्ति को लाभार्थी बनाया। उसके लिए इन्होंने खुद उन अपात्र लोगों से बात की कि आपको हम इन योजनाओं का लाभ दिला देंगे, आपके अकाउंट्स हमें उपलब्ध, हमारे डिटेल्स जो है उपलब्ध करवा दीजिए। तो दो तरीके से गड़बड़ की। एक में तो व्यक्ति को खुद को ही अपने उस झांसे में लिया
और उसको लाभ का भरोसा दिलाया, और दूसरे में जो मूल लाभार्थी है उसका सिर्फ बाकी डिटेल्स सेम रहने थी, उसके अकाउंट्स को रिप्लेस किया। तो दो तरीके से हुआ, और इसी तरीके से इनको ये दस्तावेज प्राप्त हुए, जिसमें इन्होंने हर स्तर पे अपने एजेंट्स बना रखे थे, जिसमें कई एजेंट्स की भी गिरफ्तारियां हुई। काफी लंबी चौड़ी इन्होंने अपनी फहरिस्त बना ली थी। जी सर, मेरा एक चौथा सवाल आपसे ये है कि जब आपने डेटा वेरीफाई किया तो आपको कौन से कॉमन पैटर्न मिले सर इस केस में? जैसा कि हम किसी भी अपराध का जब अनुसंधान करते हैं तो लोकार्ड का प्रिंसिपल है कि जब भी कोई घटना होती है उसके जो फुटप्रिंट्स हैं वो रहते हैं। तो डिजिटल की भाषा में हम कहते हैं डिजिटल प्रिंट्स सबसे रहेंगे। जी। तो डिजिटल जो फुटप्रिंट है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जो कोई भी अपराध करते वक्त छूटती हैं। तो वो अपराधी कितनी भी समझदारी से कार्य कर ले, उसमें उन अपराध स्थल पर उनके साक्ष्य अवश्य ही छूटेंगे। और डिजिटल जब अपराध करता है तो उसकी एक अच्छा पहलू ये है कि वो अपराध में एविडेंसेस कभी खत्म नहीं होते, वो उसी मूल रूप में एविडेंसेस बचे रहते हैं, और उसके डॉट्स कनेक्ट करना अनुसंधान एजेंसी के लिए बड़ा इजी होता है। तो जब हम इनके पैटर्न्स को देख रहे थे, तो जैसे एक व्यक्ति जिसको इन्होंने गलत तरीके से जोड़ा, तो कहीं ना कहीं जिस व्यक्ति को जहां के लिए जोड़ा गया है, किसी व्यक्ति को सपोज कहा कि ये झालावाड़ का व्यक्ति है, हमने उसकी बाकी डिटेल्स को मैच कराया टेक्निकल आधार पे, तो वो झालावाड़ में उस आदमी की लोकेशन ही नहीं है, या झालावाड़ का उसकी बाकी जो डॉक्यूमेंट्स की डिटेल है। अब चूंकि गवर्नमेंट एजेंसीज के पास में इतनी सारी डिटेल है किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत, तो हमने जो भी व्यक्ति लाभार्थी के तौर पर इन संदिग्ध गैंग के माध्यम से जुड़े, उनका बाकी डाटा है वो रन कराया सिस्टम पे कि जहां से वो लाभ ले रहा है क्या वहां का निवासी भी है, क्या उसके अकाउंट नंबर वहां के हैं भी, क्या उस सीडीआर में ये कह रहा है कि वो आदमी वहां आता जाता है। तो जब ये सारे डाटा को उस डाटा के ऊपर सुपर इम्पोज किया गया तो जो सस्पिशियस डाटा था सारा फिल्टर आउट हो गया, और इस तरीके से बड़ी आसानी से हमने इसमें जो मिसमैच ढूंढा। और इसके अलावा हमें बहुत सारी सस्पिशियस आईडी मिली, इनकी सस्पिशियस नंबर्स मिले जिन पे ओटीपी जा रहा था। तो उस पे भी अगेन हमने जो ऑथेंटिकेट या जो सरकारी चीजें थी उनको सुपर इम्पोज कराया। जैसे कोई आईडी है जो चलनी चाहिए मसलन जयपुर से, या वो चलनी चाहिए सपोज दिल्ली से, और वो आईडी चल रही है पंजाब से, तो वो डाटा सुपर इम्पोज कराए कि वो जहां होना चाहिए क्या वो रन भी वहीं से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ऐसे में फिर उस आईडी से जितना भी डाटा जनरेट हुआ अगेन वो सारा सस्पिशियस हो गया। इस तरह बड़े तकनीकी रूप से हमने उस डाटा का एनालिसिस किया और उसमें जितने भी सस्पिशियस लाभार्थी थे उनको फिल्टर आउट किया। सर, स्कैमर ने गवर्नमेंट स्कीम फंड का विड्रॉ किस प्रोसेस से करा? ये कई चरणों पर इन्होंने जो है उस फ्रॉड को अंजाम दिया। एक चरण ये रहा उन्होंने कि ये एटीएम के माध्यम से विड्रॉल करते थे, जैसा कि जितने भी साइबर फ्रॉड करने वाले हैं। दूसरा कैश के माध्यम से। इसमें फ्रॉड भी दो लेवल पे हुआ। एक तो गैंग के जो किंग पिन है उन्होंने सपोज बहुत सारे लाभार्थियों को जोड़ा, तो उनकी एक एजेंट्स की चैन है, तो वो उनसे पैसा इकट्ठा करते थे और वो पैसा सारा कैश में कलेक्ट होता था। और उसके बाद में जो लाभार्थी है वो अपना पैसा अकाउंट के जरिए, अकाउंट से एटीएम के जरिए भी निकालता है और कैश के जरिए भी निकालता है। तो विड्रॉल सिस्टम जो सामान्य प्रक्रियाओं के तहत होता है उसी प्रक्रिया के तहत किया। और वो भी हमारा जो अभी आपने पहला सवाल किया कि आपने क्या एनोमिलिटी या क्या मिसमैच पाया, तो हमने ये देखा कि कोई पैसा जो है लाभार्थी के तौर पर उसको भीलवाड़ा से मिलना चाहिए, लेकिन वो अकाउंट विड्रॉल से बार बार पैसा झालावाड़ से विड्रॉल हो रहा है, या वो एमपी के गुना से विड्रॉल हो रहा है। देन वो एटीएम का डाटा भी हमने सुपर इम्पोज करा के देखा। तो ऐसे में इतनी सारी विसंगतियां इनके सिस्टम में, कोई भी क्रिमिनल कितनी भी सावधानी से अपराध कर ले, लेकिन अपराध और सामान्य प्रक्रियाएं दोनों बिल्कुल अलग घटित हो रही हो। सामान्य प्रक्रियाओं में हर चीज में सामान्यता पाई जाएगी, अपराध जब भी करते हैं तो इतनी सारी चीजें होती हैं उसको अपराधी के भी कंट्रोल में नहीं होता वो, और आसानी से सिस्टम में पकड़ में आ जाता है। और अपने आप इनके साथ में अन्य गैंग्स जो काम कर रही थी वो उनका भी सारा डाटा हमारे तक प्राप्त हो गया और उन गैंगों की पहचान की जा रही है। सर, झालावाड़ पुलिस ने इस केस में कौन सा टेक्निकल टूल्स या कोऑर्डिनेशन, मैकेनिज्म कोऑर्डिनेशन यूज किया ओनली फॉर? जी, इसमें जब हम लोग ये अनुसंधान के आरंभिक चरण पे थे तो सबसे पहले तो I4C का ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगा
कि सीईओ साहब I4C से हमें बहुत जो है समन्वय से फायदा मिला। तो हम हमारे पास चूंकि इनिशियल 10,000 के आसपास अकाउंट्स थे जिनको हमें फ्रीज कराना था, तो सभी बैंक्स से हमें कोऑर्डिनेशन करना था ताकि वो तत्काल वो अकाउंट्स फ्रीज हो जाएं और उसमें जितना भी पैसा है वो पैसे पे होल्ड रख जाए, फ्रीज हो जाए। दूसरा, उसी वक्त हमने यहाँ के जो लीड बैंक मैनेजर हैं उनके साथ में इस रेड से पहले एक मीटिंग कर ली और रेड के तुरंत बात कर ली, और उनको सभी बैंकों को हमने आगाह किया कि वो आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार जो कितना बड़ा फ्रॉड हो गया है, और उसमें अपनी सारी जितनी भी बैंक्स की ब्रांच है उसकी एक शाखा कम से कम जिले में वो छुट्टी के दिन भी अगले 7-10 दिन तक खुली रखी जाए, ताकि हमें कोई भी अगर अकाउंट फ्रीज कराना है या अकाउंट का एनालिसिस कराना है, मसलन जैसे इस अकाउंट में सरकारी योजनाओं का कितना पैसा आया, तो वो हमें अनुसंधान के आरंभिक चरण में बड़ी मात्रा में एनालिसिस करना था। तो यहाँ के लीड बैंक मैनेजर के माध्यम से वो सारी बैंकों से हमने कोऑर्डिनेशन किया और छुट्टी के दिन भी यहाँ के सारे बैंक की एक एक ब्रांच खुली रही। साथ ही हमने एसबीआई से कोलैबोरेशन किया कि उनकी एक एक्सपर्ट टीम हमारे आईओ के साथ जुड़े और जो फाइनेंशियल डाटा का एनालिसिस है उसमें हमारा सहयोग करे। तो अनुसंधान के तौर पर हमने जितना भी टेक्निकल और फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए जो कुछ किया जा सकता था उसमें उन एजेंसीज की मदद ली। इसी तरह डूइट की जो टीम है हमारे यहाँ, उनसे हमने रवि सुरपुर सर से निवेदन करके डूइट की एक 5 लोगों की विशेषज्ञ टीम आई जो डाटा एनालिसिस के लिए, वेब की एनालिसिस के लिए, इनके लिए उनकी एक्सपर्टीज थी। वो हमारे अनुसंधान दल के साथ लगभग 15 से 20 दिन तक 5 सदस्यीय टीम यहाँ जिला झालावाड़ में ही रहकर जयपुर से टीम भेजी गई थी, जो उस डाटा के एनालिसिस में और जो टेक्निकल चीजों का इन्होंने सहयोग लिया उनको आइडेंटिफाई करने के लिए सिस्टम में हमारे साथ जुड़े रहे। सर, आपके हिसाब से लोग अपने डॉक्यूमेंट का मिसयूज कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? ये अगर हम जी सर, जी प्लीज। अगर हम इस पूरे अनुसंधान के चरण पे देखें, जो हमने इस अनुसंधान के दौरान पाया, तो 2 तरीके से इसमें लोग जुड़ रहे हैं। अगर मैन की पिन को छोड़ दें तो नीचे के लाभार्थी के स्तर पे एक वो व्यक्ति जो मूल लाभार्थी होना चाहिए था और उस मूल लाभार्थी के डाटा का मिसयूज करके उसका लाभ किसी अन्य व्यक्ति को दिलाया गया। मसलन मोहन नाम का एक व्यक्ति है जो मूल लाभार्थी होना चाहिए था और मोहन का पैसा अक्षय नाम के एक व्यक्ति को दिलाया गया। तो मोहन को क्या सावधानी रखनी है? मोहन को ये सावधानी रखनी है कि मेरे अकाउंट में हर महीने पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा, जो सरकारी योजनाओं का आना था। मेरे पास में कोई बार बार लिंक आ रहा है कि नहीं आ रहा, मेरे पास कोई ओटीपी आ रहा है कि नहीं आ रहा, मेरे पास में बैंक का जो एक मैसेज आता है हर महीने वो आ रहा है कि नहीं आ रहा, मेरे से कोई ओटीपी मांग रहा है कि नहीं आ रहा, मेरे को कोई व्हाट्सएप पे कोई सस्पिशियस मैसेज उस योजना से संबंधित आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये सावधानी रखनी है उस व्यक्ति को जो मूल लाभार्थी है। अब हम दूसरे पहलू पर आते हैं, जो लाभार्थी नहीं है और लाभार्थी बनके पैसा उठा रहा है, तो वो ये देखे कि वास्तव में इस योजना का लाभार्थी बनता भी है क्या, जो कोई उसको झांसे में ले रहा है। इस गैंग ने जो हमला किया, जो लाभार्थी नहीं था उनको अपने झांसे में लिया, उनको कुछ पैसे का लालच दिया कि आपको इतने पैसे हमें देना है और उसके बदले आपके अकाउंट्स में इतने पैसे आएंगे। तो वो ये देखें कि अगर वो अपने अकाउंट्स में पैसे ले रहे हैं तो डिजिटली ट्रेजरी से, सरकारी ट्रेजरी से अगर आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है तो आप ये मान के चलिए वो 10 साल बाद भी डिटेक्ट होगा। आज मेरे अकाउंट में अगर 10 साल पहले भी कहीं से पैसा आया तो डिटेक्ट करना बड़ा आसान है कि किस अकाउंट से किस अकाउंट में पैसा गया है। तो जो भी सरकारी योजनाओं का अगर एक पैसा भी किसी के खाते में गया है तो ना केवल वो एक गबन की परिभाषा में आता है, बल्कि वो एक जो व्यक्ति जिसका पैसा जाना चाहिए था समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति के पास, उसके साथ अगर किसी ने धोखाधड़ी करने की कोशिश की तो न्यायालय के स्तर पे भी बड़ी चुनौतियां आने वाली हैं, बड़ी दिक्कतें उनको आने वाली हैं। साथ ही वो डिटेक्ट किया जा सकता है कभी भी। तो ये क्योंकि वो आसानी से, तो सभी लोगों से हमारा ये कहना है कि एक तो जो मूल लाभार्थी है वो तो अपना ध्यान रखे कि उसके अकाउंट में हर बार चेक करते रहे, मैसेज चेक करते रहे, ओटीपी कहीं शेयर नहीं करे। और जो फर्जी लाभार्थी है जिसको कोई लाभ देने की कोशिश कर रहा है, तो वो इस मामले में ये सोच समझ ले कि एजेंसीज जो हैं वो कभी भी उस डाटा को चेक कर सकती हैं और जब कभी भी पकड़ में आएगा तो उन सब लोगों का हिसाब लिया जाएगा, उनसे रिकवरी की जाएगी, उनकी लीगल जिम्मेदारी वो सुनिश्चित की जाएगी। बिल्कुल सही सर। कौन सी अर्ली वार्निंग, जो अर्ली साइन है जो इग्नोर नहीं करना चाहिए? वार्निंग जो मुझे लगता है इसमें इस पूरे ऑपरेशन के दौरान हमें लगा कि क्या अर्ली साइन है। एक तो है गवर्नमेंट के स्तर पर, हम जैसी सरकारी एजेंसियां उनके स्तर पर, अगर हमें कोई एक गोपनीय परिवाद भी आता है और इस तरह की वो एनोमली की बात करते हैं, इस तरह के स्कैम की बात करते हैं,
तो कोई स्कैम कितना भी बड़ा हो सकता है। जैसे ये स्कैम की शुरुआत हुई एक गोपनीय परिवार से, जिसमें परिवादी ने अपना नाम भी नहीं लिख रखा। सही। एक कागज पे परिवाद आता है और उस परिवाद की जांच करता है एक कांस्टेबल, और उसमें उसके बाद में कम से कम 5 स्टेट के अंदर रेड पड़ती है। अब तक हम 47 लोग गिरफ्तार कर चुके हैं, 10 लाख से ऊपर संदिग्ध अकाउंट मिल चुके हैं। और इंटर एजेंसीज में जो हम जिस स्कीम की बात कर रहे हैं उसकी जो राशि है वो तो इतनी बड़ी है कि जो भी बताया जाना भी उचित नहीं है। तो पुलिस एजेंसी के तौर पे तो हम ये देखें कि हम किसी भी, जब कोई व्यक्ति फैक्ट के साथ बात कर रहा है, वो आपको अकाउंट नंबर दे रहा है, वो आपको फोन नंबर दे रहा है, तो हम किसी भी जानकारी को हल्के में नहीं लें, क्योंकि कोई स्कैम कितना भी लंबा फैला हो सकता है और उस पे हम गोपनीय तरीके से, अगर उस स्कैम की संदिग्धता वही है तो उसी स्तर पे हम गोपनीय तरीके से तैयारी करें और उसके ऊपर होमवर्क करके उस स्कैम को उजागर करें। जो पुलिस के स्तर पे जो एजेंसी, सरकारी एजेंसी जो योजनाएं जो एजेंसीज दे रही हैं, वो योजनाओं के स्तर पे ये देखें कि जब पैसा जा रहा है अलग अलग अकाउंट्स के अंदर, तो वो ये देखें कहीं उसमें वो अनोमली तो नहीं है कि उसमें, जैसा मैंने आपको पूर्व में बताया कि डाटा को सुपर इम्पोज करके ये देख के कि जो लाभार्थी जहां का है उसकी लोकेशन वहां की मैच हो रही है क्या, उसका आधार कार्ड में उसका एड्रेस मैच हो रहा है क्या, उसका बैंक अकाउंट आईएफएससी कोड वहां का मैच हो रहा है क्या, जिस एटीएम से विड्रॉल हो रहा है उसमें एक दो चीजें हो सकती है उसमें एनोमली हो कि मैं लाभार्थी हूं लेकिन मैं दूसरे स्टेट में रहता हूँ। लेकिन बहुत सारी चीजों में एनोमली आती है जब कोई सस्पिशियस व्यक्ति उस पैसे को लेने की कोशिश करता है। तो उस जो प्रदाता एजेंसी है, जो दे एजेंसी है, वो उस मैकेनिज्म का अप्लाई करके इन गैंग्स को आइडेंटिफाई करे। तीसरा, जितने भी ये लाभार्थी हैं वो इस चीज का ध्यान रखें, क्या उनके डॉक्यूमेंट्स जो जारी करके उन्होंने कोई योजना का लाभ लिया, क्या अचानक से उनके पास में पैसे आने बंद हो गए हैं क्या, क्या उनसे कोई ओटीपी मांग रहा है क्या, क्या उनके पास में वो मैसेज आना बंद हो गए हैं क्या। तो वो इन चीजों का ध्यान रखें और उसके बाद में इस चीज को वो अलर्ट पर लेकर आए ताकि इस चीज को आराम से ही डिटेक्ट करके इसको खत्म किया जा सके। बिल्कुल सही बात है सर। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे और है कि आपका लोगों के लिए मतलब लास्ट अवेयरनेस मैसेज क्या होना चाहिए? जो हमारा सभी लोगों से अपील है, मैसेज है, वो ये है कि जो झालावाड़ पुलिस का इस ऑपरेशन का नाम दिया हमने ऑपरेशन शटरडाउन, ये महज इस गैंग को पकड़ने भर से सीमित नहीं है। हमारा उद्देश्य था कि इस गैंग जैसी अन्य कोई भी गैंग चल रही है, उन्होंने जितना नुकसान कर दिया उस सब को हम आइडेंटिफाई करें और हम कोशिश करें कि उन्होंने भी जितने फर्जी लोगों को जोड़ा उनकी पहचान करें, लीगल जिम्मेदारी सुनिश्चित करें। सब लोग ये समझ लें कि जो वेलफेयर स्कीम्स का पैसा है वो समाज के उस व्यक्ति को जाना है जो उस आर्थिक असमानता में कहीं पीछे छूट गया है। तो लोक कल्याणकारी जो राज्य है वो उस समता मूलक समाज की स्थापना के लिए उनके हिस्से का पैसा उनको देता है। अगर उसमें किसी ने भी बाधा उत्पन्न करने की कोशिश की तो कोर्ट में जो आपकी बेल, आपकी सजा, ये सब चीजों में बड़ी कठिनाई आने वाली है। दूसरा, सभी एजेंसी जो हम जैसी एजेंसीज हैं वो ऐसी कभी भी वेलफेयर स्कीम में कोई धोखाधड़ी की बात आई तो वो लोग हाई अलर्ट पे रहें। तीसरा, मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि अगर आपको आसपास कहीं भी ऐसा कुछ सस्पिशियस मिलता है, जैसे हमारा ये पूरा ऑपरेशन एक मुखबिर की गोपनीय सूचना पे टिका हुआ है, तो आप भरोसा करिए एजेंसीज पर, अपने हिसाब से आप गोपनीय लेटर भेजिए। पता नहीं कब कौन सा पत्र कौन सी पुलिस पढ़ ले और ऐसा ही ऑपरेशन को अंजाम देके ऐसे पता नहीं कितने सारी गैंग्स को बेनकाब कर दे। तो सबसे पहले उस मुखबिर का आपके चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिसका हम नाम भी नहीं जानते। दूसरा, उन लोगों के प्रति हमारा एक समर्पण है जो जिनका ये हिस्सा पैसे का बनता था जिसमें किसी ने सेंध लगाने की कोशिश की। तीसरा, उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो ये कोशिश करते हैं कि वो इस तरह की दखलंदाजी दे सकते हैं, वो सेंध लगा सकते हैं, उनकी हम जिम्मेदारी सुनिश्चित करेंगे और उनको कानून की परिधि में लेकर आएंगे। सर थैंक यू सो मच, और आपने अपना वैल्यूएबल फीडबैक हमें और हमारी जनता को दिया, इवन पूरे भारत